Which element has smaller shielding effect among the following? तो remember shielding effect is directly proportional to size या number of shell. जितने number of shell ज़्यादा होंगे तो shielding effect भी ज़्यादा होगा. तो means के top पे जो element है उसका shielding effect कम होता है और जो down पे जाएगा group में तो उसका shielding effect जो है वो ज़्यादा होगा. तो यहाँ पे अब alkaline earth metals दिए गए हैं. तो alkaline earth metals में मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, रोबीडियम. रोबीडियम जो है वो अल्कलाई मेटल्स है. तो अल्कलाइन मेटल्स में जो चॉइस ए है मैग्नीशियम, इसका जो है वो स्मॉलर शील्डिंग इफेक्ट होगा. इन ट्रांजिशन एलिमेंट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज अप टू ग्रुप नंबर. अच्छा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं फिर कम हो जाते हैं. तो आपको ग्रुप फिफ्थ भी और सिक्स भी इस तक बढ़ते हुए मिलेंगे और फिर जाके वो डिक्रीज होते हैं. सो दैट इज चॉइस टी. द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट वीकन्स प्रोग्रेसिवली अप टू ग्रुप. अच्छा, ग्रुप सेकंड बी जिसमें जिंक है तो इंक्रीज और फिर कम हो जाता है. सो सेकंड बी इज द करेक्ट चॉइस. मेटामर्स डिफर फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू. अच्छा, मेटामेरिज्म ये होता है कि ये फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप के राइट लेफ्ट पे कार्बन एटम की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिफरेंट होती है. सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स अराउंड द फंक्शनल ग्रुप, दैट इज चॉइस डी. आइसोमेरिज्म ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर इन अ सेम मॉलिक्यूल इज नोन एज. अच्छा, इस किस्म के आइसोमेरिज्म को हम टाटोमेरिज्म कहते हैं और ज़्यादातर इनोल और कीटो टाटोमेरिज्म होती है जिसमें प्रोटॉन शिफ्ट होता रहता है. इक्विलिब्रियम में वो दो आइसोमर एग्जिस्ट करते हैं. द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिस्टिंग इन ए कंपाउंड और मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O. C2H6O, तो इसमें हम ये लिख सकते हैं कि CH3CH2OH एक अल्कोहल हुआ. दूसरा जो है वो CH3O एंड CH3 तो एक ईथर हुआ. तो मीन्स कि इनमें फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट कर सकती है. यानी इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला को आप डिफरेंट आइसोमर्स ड्रॉ करते जाएं और वहाँ से आपको पता लगेगा कि भाई यहाँ से इसमें आप कौन सा आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करता है. सो दैट इज़ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, चॉइस ए. नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स इन 10 ग्राम ऑफ आइस. तो इसके लिए फार्मूला जो है वो है कि मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड एवोगाड्रोज नंबर. यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे तो 10 गिवन मास है और आइस है तो वाटर. 18 इसका मोलर मास हुआ और 6.02 इंटू 10 पावर 23 इज़ द एवोगाड्रोज नंबर. अच्छा, ये 10 इसके साथ मल्टीप्लाई होके हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 6.02 इंटू 10 पावर 24 हो जाएगा. दिस इज़ 24 और डिवाइडेड बाय 18. ये मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ तो कैलकुलेटर से करने से मुझे मिल रहा है 0.334 इंटू 10 पावर 24. अच्छा, अब आंसर मैच करते हैं. तो आंसर, फर्स्ट आंसर देखें, अगर ये पॉइंट राइट की तरफ चलेगा तो हो जाएगा 3.34 इंटू 10 पावर 23. तो चॉइस ए इज़ मैचिंग. The efficiency of chemical reaction can be expressed as, so that is from the percent yield, that is choice C. 1 mole of any substance contain dash particles. So 1 mole of any substance contain Avogadro's number of particle and Avogadro number is the choice A. 6.02 into 10 power 25. Which of the following orbital will be filled first then 4p? अच्छा, 4p से पहले हमारे पास 3d आता है. यूँ भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो कि 4p है. सो अब जो n+l रूल है तो इसका 4 हुआ, ये 1 हुआ, इज इक्वल टू 5. अब जो 3d है तो 3d 3 प्लस इजीमुथल क्वांटम नंबर, इसका 2 हुआ तो ये भी बनता है 5. लेकिन अब दोनों 5 हैं तो हमने प्रेफर उसको करना होगा जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम है. तो 3d का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो इस वजह से ये पहले फिल होगा 4p से पहले. If value of azimuthal quantum number is 1, then value of magnetic quantum number m will range from, अगर ये 1 है तो ये होगा from -1, 0 into +1. So choice A, -1 to +1, this is correct. The dumbbell-like orbitals can move in how many direction? तो dumbbell-like जो है वो p orbital होता है और p orbital px, py और pz तो 3 dimension में, 3 direction में वो movement कर सकते हैं. The relationship between quantum number n and l is, तो n इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l इज़ इमोथल क्वांटम नंबर और l की वैल्यू जो है वो 0 से हम स्टार्ट करेंगे अप टू n-1. सो दैट इज़ n-1, चॉइस सी. A metal react vigorously with cold melting to in the ball of molten metal moves across the surface of water giving off hydrogen and burns with yellow golden flame. What could be the identity of this metal? अच्छा, सारे अल्कलाई मेटल हैं और सब अल्कलाई मेटल एक जैसा रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ. लेकिन अब इसमें क्लू है कि कौन सा मेटल पहचानना है. तो क्लू जो है दिस येलोविश गोल्डन फ्लेम जो है ये होता है सोडियम का एंड सोडियम इज़ द आंसर, चॉइस बी. Among alkali metal, which element reacts slowly with water? तो डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीजेस. तो टॉप पे जो होगा वो स्लो रिएक्शन करेगा और टॉप पे जो है वो लिथियम है. सो लिथियम इज़ द आंसर. Benzene is prepared in laboratory from sodium benzoate in the presence of, this is dilute sodium hydroxide. Which of the following will not give substitution reaction? Substitution reaction अमूमन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स उनकी एक प्रॉपर्टी है या फिर एरोमेटिक जो अनसेचुरेटेड होते हैं लेकिन वो स्टेबल होते हैं. तो अब इनमें से जो हमें चॉइस सी में अल्काइन इथाइन मिल रहा है तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा बल्कि फर्स्ट ये एडिशन रिएक्शंस को प्रेफर करेगा.
इफ़ बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट देन इंडिंग गिवन टू द रूट इज़। अच्छा, इनमें से फिर जो है अल्कीन यानी डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, तो जो रूट नेम में इंडिंग है तो वो हम इन को देंगे, दैट इज़ चॉइस बी। विच कंपाउंड इज़ लीस्ट रिएक्टिव, तो इसमें इथेन, इथीन, बेंजीन और इथाइन। रिमेंबर, जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं तो वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्केन है। दिस इज़ वाई दे आर नोन एज पैराफिन्स लिटिल एफिनिटी टू रिएक्ट, सो दिस इज़ इथेन। The correct order of reactivity of hydrocarbon is, तो remember alkene more reactive than alkynes and alkynes more reactive than alkanes, और ये choice delta मैच हो रहा है। The function of sodium hydroxide in aldol condensation and Cannizzaro reaction respectively is, aldol condensation में ये बेस का किरदार अदा करता है और Cannizzaro reaction में ये न्यूक्लियोफाइल, so this is choice B. Which of the following is not true for increase in synthesis of ammonia by Haber's process? अच्छा, हेबर्स प्रोसेस, अब इस पे हम ली शेडलियर प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। रिमेंबर कि दिस इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो लो टेम्परेचर तो ये इंक्रीज़ करेगा, यस। हाई प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, तो हाई प्रेशर से इंक्रीज़ होगा यील्ड। कंटिन्यूस रिमूवल ऑफ एमोनिया, तो एमोनिया कंटिन्यूसली रिमूव करेंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन होता जाएगा, ये भी होगा। कंटिन्यूस एडिशन ऑफ एमोनिया, अगर हम एमोनिया ऐड करेंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन होगा और इस तरह से यील्ड इंक्रीज़ नहीं होगा, सो दिस इज़ नॉट यूज्ड। व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट ली शेडलियर प्रिंसिपल? Allowed to predict the change in concentration on system at equilibrium, yes. Allowed to predict the change in reaction rate on system at equilibrium, तो रेट जो है वो इसको अलाउ नहीं कर रहा। बाकी predict the change in pressure on a system, change in temperature of the system, so choice B is correct choice. For a gaseous phase reaction, when number of moles of reactant and products are equal, then Kp will be equal to Kc. Kp will be equal to Kc, and the value of Kp and Kc are same, that is choice delta. The rate constant K is rate equation is the rate of reaction when concentration of each of the reactant is, तो ये specific rate constant कहलाता है और जब वो unity हो यानी 1 molar हो, that is choice A. The rate of reaction increase as reaction proceeds, no. Decrease as reaction proceed, decrease as the reaction proceeds, yes. Remain the same as the reaction proceeds, no. Remain the same initially and then increases, no. So this is choice B. For exothermic reaction, delta H naught is written as, it is written as negative. Which of the following information we obtain from lattice energy? अच्छा, lattice energy ionic compound की property होती है, so it will help explaining the structure of the ionic compound, yes. नीचे देखते हैं बाकी, it explains bonding in covalent compound, no. Properties of metallic compound, no. And explains structure of molecular compound, no. So it is ionic compound और इस वजह से ionic compound के मुताबिक हमें information मिलेगा। In the reaction dichromate ions और साथ में हाइड्रोजन आयन, क्रोमियम +3 बना और वाटर। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड और लास्ट बाय क्रोमियम एटम? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रोमियम जो डाइक्रोमेट में है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +6 और फिर जाके वो क्रोमियम बना +3, तो मीन्स कि टोटल हमारे पास डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ रिडक्शन, मीन्स के इलेक्ट्रॉन गेन हुए होंगे, लॉस के बाद ख़त्म। अब क्रोमियम +6 से जब +3 में चला तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए। अब टोटल क्रोमियम 2 रिएक्टेंट साइड पर भी हैं और 2 प्रोडक्ट साइड पर भी हैं, तो हो जाएगा 2 × 3 इज इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन गेंड, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए। सो द चॉइस इज़, यानी इसको 6 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए इस प्लस का अगर ये मतलब है, सो वी आर गेटिंग चॉइस सी। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन N2O2 यानी सोडियम परऑक्साइड, तो वेरी इजी कि इसकी कैलकुलेशन हो जाए। 2 सोडियम एटम्स हैं, 2 ऑक्सीजन हैं और होल इज इक्वल टू 0। सोडियम ग्रुप फर्स्ट का मेंबर है और एक का +1 चार्ज होता है, तो जब 2 हो जाएंगे तो +2 और 2 ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। +2 अपने राइट पे ले चलो तो 2 ऑक्सीजन इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा -2। 2 पे डिवाइड, यहाँ से ये ख़त्म हुआ एंड वी गॉट -1, सो -1 इज़ द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन, तो ये नेगेटिव होगी। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन पॉजिटिव आयन, ये भी नेगेटिव होगी। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन एटम, तो ये भी नेगेटिव होगी। लेकिन सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब ऑक्साइड 1 नेगेटिव हो और दूसरा इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करेंगे तो वो पॉजिटिव होगी, सो दिस इज चॉइस डी। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ sp2 हाइब्रिडाइजेशन? अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने के लिए फार्मूला, उस पर एक वीडियो मौजूद है, देख सकते हो। यहाँ पे शॉर्टकट sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए बेरिलियम क्लोराइड को देखोगे तो इसने टोटल 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, कोई लोन पेयर नहीं है इसके पास, तो इस वजह से इसने sp हाइब्रिडाइजेशन की है।
H2O में ऑक्सीजन 2 सिग्मा बॉन्ड बना चुका है, 2 उसके साथ लोन पेयर हैं, तो ये ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिड हुआ। BF3 की तरफ जब हम आते हैं तो इसने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, कोई लोन पेयर नहीं है, तो आंसर 3 आएगा। तो इसने sp2 हाइब्रिडाइजेशन की है, दैट इज चॉइस बी। और NH3 में नाइट्रोजन हैज़ ए लोन पेयर एंड 3 सिग्मा बॉन्ड्स, तो इसने भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन की है। सो द आंसर इज BF3। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ स्मॉल साइज? मैग्नीशियम, सल्फर, फास्फोरस एंड सोडियम। तो सारे जो हैं पीरियड थर्ड के एलिमेंट्स हैं, दैट इज सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम नहीं दिया गया, फास्फोरस है और फिर सल्फर है। तो एक ही पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो साइज डिक्रीज होता है, इट मीन्स द सल्फर हैज़ द स्मॉलेस्ट साइज, चॉइस बीटा। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर इज हायर देन दैट ऑफ फास्फोरस बिकॉज। अच्छा, सल्फर S8 मॉलिक्यूल की शक्ल में होता है और फास्फोरस P4। अब यहाँ पे सल्फर, इसमें नंबर ऑफ एटम ज़्यादा हैं, तो जो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज या वेंडर वाल फोर्सेज इसमें स्ट्रांग होंगी और फास्फोरस में वीक होंगी। सो सल्फर है स्ट्रांग वेंडर वाल्स फोर्सेज, दिस इज द चॉइस। लेकिन डी चॉइस में दिया है कि फास्फोरस हैज़ वीक वेंडर वाल फोर्सेज, तो ये दोनों चॉइस यहाँ पे बनते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरह लगा देता हूँ कि इट इज़ सोचने का ये क्वेश्चन है कि इसमें आंसर जो हैं वो 2 हैं। अल्काइल हैलाइड्स involving carbon halogen bond breakage and carbon nucleophile bond formation simultaneously would follow the mechanism। अच्छा, दोनों बैकवत होंगे तो वो हमारे पास SN2 मैकेनिज्म में होता है, दैट इज चॉइस बी। E2 एलिमिनेशन रिएक्शन है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आएगा और X को निकालेगा, ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, तो इस वजह से हमने SN2 सेलेक्ट किया। 50% of inversion configuration and 50% of retention configuration observed in characteristic of mechanism। अच्छा, अब ये भी SN1 में होता है, हमारे पास 50% इन्वर्जन और 50% रिटेंशन, वो होगा SN1 में, क्योंकि हमारे पास जो प्लेनर कार्बोकेटाइन बनता है तो 50% चांसेस है कि जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, चाहे वो उसको लेफ्ट की साइड से अटैक कर जाए या राइट साइड की से अटैक कर जाए, तो 50% इन्वर्जन और 50% रिटेंशन होगी। E2 अगेन यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि E2 एलिमिनेशन रिएक्शन है, उसमें कोई स्टीरिक या जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है उसका कोई फिनोमेना अप्लाई नहीं होगा। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल व्हेन OH बॉन्ड ब्रेक्स इज। अच्छा, रिमेंबर ये प्राइमरी अल्कोहल मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी अल्कोहल मोर रिएक्टिव देन टर्शियरी अल्कोहल, दैट इज चॉइस ए। और अगर ये याद रखें, अगर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटने को है तो फिर टर्शियरी अल्कोहल मोर देन सेकेंडरी मोर देन प्राइमरी, वो जब होगा जब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा। The following functional group is the result of oxidation of alcohol। Remember, alcohol प्राइमरी अल्कोहल अल्डिहाइड दे जाते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन दे जाते हैं, और टर्शियरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, तो अल्डिहाइड और कीटोन इसमें बनेंगे, दिस इज चॉइस ए। The relative reactivity strength of phenol, water, alcohol and carboxylic acid is कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर, वाटर स्ट्रॉन्गर देन फिनोल, फिनोल स्ट्रॉन्गर देन अल्कोहल। ये भी आपको कुछ बुक्स में मिलेगा और सिमिलरली ये भी आपको कुछ बुक्स में मिलेगा, दोनों हैं, तो इसमें ये कन्फ्यूजन है मौजूद। लेकिन अब आपके बुक में जो भी होगा तो वो सेलेक्ट करें। क्या होगा आप लोगों ने? एल्डिहाइड कैन नॉट बी इजीली ऑक्सीडाइज्ड बाय, तो इसमें HCl जो है वो उनको ईजिली ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, बाकी जो हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, वो कर सकते हैं। अल्डिहाइड डू नॉट गिव विच आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट जो है वो अल्डिहाइड नहीं दे सकते, ओनली कीटोन देते हैं। द हाइड्रेट परसेंटेज इज मैक्सिमम फॉर, हाइड्रेट में अब वाटर ने ऐड होना है इनटू दीज कार्बोनिल ग्रुप्स। अब इसमें जो फॉर्मल्डिहाइड है तो उस कार्बोनिल कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज़्यादा है, तो इस वजह से जो पानी का अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है तो वो मोर जो है अटैकेबल होगा, ये कार्बन वो ज़्यादा अटैक करेगा इस कार्बन पे। सो फॉर्मल्डिहाइड का परसेंटेज ऑफ हाइड्रेट जो है वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू दी अदर्स। When carboxylic acids are heated with alcohol in the presence of concentrated H2SO4, the conversion of functional group take place। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसको हीट किया जा रहा है अल्कोहल से, तो ये एस्टिफिकेशन रिएक्शन होता है और इसमें कार्बोनाइल ग्रुप इज टू एन एस्टर ग्रुप, दैट इज चॉइस बी। थायोनाइल क्लोराइड रिएक्ट विद एसिटिक एसिड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप 2। अच्छा, ये थायोनाइल क्लोराइड जब एसिटिक एसिड से रिएक्शन करता है तो एसिड हैलाइड्स बनते हैं, सो एसिड हैलाइड इज द चॉइस। रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, सो ये ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से इसका जो रिएक्टिविटी है वो होती है। द टू फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन ऑल अमीनो एसिड्स आर वेरी इजी क्वेश्चन, दैट इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अमीनो ग्रुप, चॉइस ए। एंजाइम इज ए नेचुरल सब्सटेंस दैट इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये भी एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं। 10 पास्कल इज इक्वल टू, ओके वी नो दैट ATM और पास्कल का रिलेशन वो ये है कि 10, 13, 25 पास्कल इज इक्वल टू 1 ATM। अब जो 10 पास्कल होगा तो दैट इज इक्वल टू x ATM, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको इस मल्टीप्लिकेशन से मिलेगा दिस फर्स्ट चॉइस ए, 0.00098 ATM। Intermolecular forces between molecules of ideal gas are very weak, almost negligible, not zero, but very weak forces are there.
द रियल गैसेस शो डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, तो आइडियल बिहेवियर से डिविएशन हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे होता है. सो लुक एट द चॉइस सी, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, दिस इज द चॉइस. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोवेस्ट वेपर प्रेशर. अच्छा, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज स्ट्रॉन्ग होंगी, वेपर प्रेशर उसका कम होगा, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर. नाउ लुकिंग एट द चॉइस, तो इसमें वाटर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दैट इज़ ए स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तो वाटर का लोवेस्ट वेपर प्रेशर होगा इन गिवन चॉइसेस में. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एमंग हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड हाइड्रोजन गैस आर. अच्छा, जब सॉलिड हाइड्रोजन हो जाता है तो हाइड्रोजन नॉन पोलर है, और नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उनमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज होती हैं, या जिनको वेंडर वॉल्स फोर्सेज भी कहा जाता है. सो चॉइस डी इज़ द करेक्ट चॉइस. विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आर सॉफ्ट एंड हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज. सॉफ्ट होते हैं और वीक मॉलिक्यूलर फोर्सेस उनमें मौजूद होती हैं. सो लुक एट दी आयोडीन. आयोडीन जो है उसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, यानी वेंडर वॉल फोर्सेस हैं, जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है. अब H2O भी सॉलिड फॉर्म में मॉलिक्यूलर सॉलिड अगर हो तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जो स्ट्रॉन्ग होता है. शुगर में हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्रेफाइट में कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन आयोडीन जो है उसमें वीकेस्ट लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स हैव स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड. अच्छा, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड मीन्स कि इनमें हमें मेटल चाहिए. सल्फ़र और फास्फोरस ये तो नॉन मेटल्स हैं, ये तो ऑप्शन से गए. अब पोटाशियम है और फिर जाके कैल्शियम है. तो जितना मेटल का साइज़ छोटा होगा उसमें मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा. पोटाशियम जो है वो अल्कलाई मेटल है और कैल्शियम जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल है. तो कैल्शियम जो है, जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीजेस. सो कैल्शियम हैज़ द स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड, और इस वजह से करेक्ट चॉइस हो जाएगा चॉइस सी. सो दिस वाज द टेस्ट एंड विश यू ऑल द बेस्ट.